अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। There has been a change of plans on part of academy. ये जो अभी इस वक्त क्लास है, it will be based on paper attempting technique. इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस अभी असाइनमेंट दी थी, जो स्टूडेंट्स ने वो अटेम्प्ट की है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। बाकी क्योंकि आपने ये 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट करना है इन अराउंड 10 पेपर्स अदर दैन इंग्लिश एसे एंड प्रेसी। बाकी जो आपका जनरल साइंस का पेपर है इसमें आपका आमतौर पे 5 नंबर का सवाल आता है। तो ऐसा भी देखा गया है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको चीज़ों का पता है लेकिन वो सही से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, लिख नहीं पा रहे। यस सलवा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक्चुअली मुझे भी सेम प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि लाइक स्टार्ट कैसे लेना है एंड सब ये चीज़ें, एंड सेकेंडली कि जैसे लर्निंग है, जैसे कल का भी लेक्चर था यूरोपियन हिस्ट्री इंटरनेशनल रिलेशनशिप का, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अब मैं नोट्स तो प्रॉपर बना रही हूँ उसके, बट मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं इसको जैसे क्वेश्चन पेपर में इसको इस जो जितना भी मटेरियल है इसको कैसे मैं टैकल करूंगी या किस तरीके से कैसे मैं स्टार्ट लूं, तो काइंडली इस हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। थैंक यू सर। ओके। ये चीज काफी स्ट्रेस। Yeah, it is a problem. It is a problem, and that is why ये सेशन आज हम करने जा रहे हैं। आप चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यू कैन से डायमेंशन ऑफ योर एग्जाम। जो जिस पे लोग काम नहीं करते और उसकी वजह से अल्टीमेटली दे हैव टू फेस फेलियर एंड दे गेट फ्यूअर मार्क्स। अब अगर हम बात करें लास्ट वाले क्वेश्चन की जो आपको दिया गया था, लेक्चर हुआ, मोस्टली तकरीबन सारे लोगों को लेक्चर की समझ आई। जो फिलोसफर्स का रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वी डिस्कस्ड इन डिटेल कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, उससे काफ़ी चीज़ें चैलेंज होंगी माशरे में। उसके बाद फिर आपके जो राइटर्स थे, पीपल लाइक मोंटेस्क्यू, रोसो, वोल्टेयर, इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जो क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है उसमें ये साफ ज़ाहिर है कि आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों को वो लेक्चर तो समझ आ गया है, फिलोसफर्स का भी पता चल गया है, लेकिन वो चीज़ों को लिंक नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पे कई स्टूडेंट्स ने लिखा है कि इस फिलोसफर ने ये काम किया, इस फिलोसफर ने ये लिखा, मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर पे काम किया, रोसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, वोल्टेयर ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे काम किया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स दे कुड नॉट लिंक इट कि हाउ दीज राइटिंग्स और ये जो काम फिलोसफर्स ने किया है, इसने जो पुराना सिस्टम था फ्रांस का उसको कैसे अंडरमाइन किया, उसमें से लोगों का एतमाद कैसे खत्म कर दिया कि अल्टीमेटली लोग इनकलाब के लिए खड़े हो गए। लाइक हर बंदे के काम को लिंक नहीं किया। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो आपने करना था और जो आप नहीं कर सके। मोंटेस्क्यू ने क्या किया ये आपने लिखा है, मेजॉरिटी लोगों ने लिखा है कि व्हाट एक्चुअली मोंटेस्क्यू डिड, उसने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की। लेकिन इस सेपरेशन ऑफ पावर का जो उसने कॉन्सेप्ट दिया कि लेजिस्लेचर अलहदा होना चाहिए, कानून बनाने वाली असेंबली यानी कि सेपरेट हो, फिर उसके बाद एग्जेक्टिव हो जो कि उस कानून पे अमल दरामद कराए, और अगर कानून पे अमल दरामद ना हो तो फिर उसके लिए इंसाफ देने के लिए आपके पास जुडिशरी होनी चाहिए। ये मॉन्टेस्क्यू की बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन थी, एंड ही वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर। तो आप लोग इसको लिंक नहीं कर पाए कि इससे जो पुराना सिस्टम था, जो एंशिएंट रेजीम थी किंग लुई 16 की, उसको कैसे अंडरमाइन किया इसने, मीन के उसको कैसे नुकसान पहुंचाया, लोगों का एतमाद कैसे खत्म किया। अब इसका आंसर ये बनता था, जो आपने लिखना था, अगर 2-3 सेंटेंसेस ही लिख देते तो इट वुड हैव बीन एनफ कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि व्हेन मोंटेस्क्यू गेव दिस आइडिया, अब देखें उससे पहले सिस्टम क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्की, द किंग वाज एब्सोल्यूट, किंग के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी, किंग को कोई पूछने वाला नहीं था, लॉ वो खुद बनाता था, इंप्लीमेंट वो खुद करता था, सजा वो खुद करता था या उसके बंदे सजा देते थे। तो अब जब मोंटेस्क्यू ये सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया दे रहा है तो क्या वो उस वक्त के निजाम को चैलेंज नहीं कर रहा
क्या उसका ये आइडिया उस वक्त के निज़ाम से लोगों का इत्मीनान खत्म नहीं कर रहा कि अल्टीमेटली लोग फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए खड़े हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारी एक असेंबली होनी चाहिए, और अल्टीमेटली फिर नेशनल असेंबली बनती है कॉमनर्स की। समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो ये काम आप लोग नहीं कर पाए, जो कि लेकिन नो प्रॉब्लम, आप लोग अभी चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं, आपने परेशान नहीं होना कि हम नहीं कर पाए, तो आपने मायूस मायूस बिल्कुल नहीं होना। आप ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन आपने सीखना है। आप सीखेंगे, आप इसको लिंक करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह रोसो रोसो जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उसने आइडिया दिया। उसने ह्यूमन फ्रीडम की बात की, ह्यूमन डिग्निटी की बात की कि इंसान जो है वो आज़ाद पैदा होता है। तो जब इंसान आज़ाद पैदा होता है, जब उसने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एक रियासत के और शहरियों के दरमियान, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन द सिटीजन्स एंड द स्टेट, ये एक उसका कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, लाइक लाइफ लिबर्टी, वो आज़ादी की बात कर रहा है, ह्यूमन डिग्निटी की बात कर रहा है, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहा है। अब जब रोसो ने ये आइडिया दिया, तो रोसो किस चीज को अंडरमाइन कर रहा है? रोसो का ये जो आइडिया है, ये किस चीज को चैलेंज कर रहा है? इसका नतीजा ये निकलेगा कि अब वहां पे जो ऑलरेडी सिस्टम एंशंट रिजीम का, जो पुरानी वहां पे रिजीम है, जो पुराना सिस्टम है, अब रिजीम का तो लफ्ज आपको पता ही होगा, पाकिस्तान में रिजीम चेंज की बात पिछले 10 महीने से हो रही है, तो यू माइट हैव अ वेरी क्लियर आइडिया व्हाट रिजीम एक्चुअली मीन्स। समझ है ना आपको रिजीम की? Yes, sir. Yes, sir. मुझे Yes, ये sir. रिजीम वाला वर्ड तो नहीं समझाना पड़ेगा ना? नो सर, मेथड ऑफ रूल और मैनेजमेंट। तो रिजीम मीन अ गवर्नमेंट सिस्टम, अ गवर्नमेंट, ठीक है, जो उस वक्त एग्जिस्ट कर रही होती है। तो उस वक्त जो एंशिएंट रिजीम थी उस वक्त की, अब जब रोसो कह रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मीन के एक मुआहदा होना चाहिए शहरियों के और रियासत के दरमियान, लेकिन उस वक्त के फ्रांस में तो कोई मुआहदा नहीं है। उस वक्त के फ्रांस में किंग जो है वो किंग जो है वो ऑनर है, इट्स अ काइंड ऑफ ऑनरशिप, और जो लोग हैं वो उसकी रियाया हैं, वो उसके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो बराबरी का रिलेशन नहीं है। किंग एक सुप्रीम बीइंग है, तो मुआहदा कैसे हो? जब किंग एक हिसाब का उस मुल्क का ऑनर है, उसकी डायनेस्टी चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है उसके खानदान की, तो फ्रांस तो उसके खानदान की प्रॉपर्टी है एक हिसाब से, जो मर्जी करे, जहां पे मर्जी महल बनाए। मिसाल के तौर पर किंग ने फैसला किया कि मैंने पेरिस में नहीं रहना, मैंने वर्साइल का पैलेस बनाना है, जिसमें 20,000 लोगों की कैपेसिटी होगी रहने की। दुनिया में आज कोई महल नहीं है जहाँ पे 20,000 बंदा रह सके, और इतना ऐसा महल कि जिसे देख के इंसान दंग रह जाए। किंग को कोई रोकने वाला नहीं है। अरबों डॉलर लगा दिए उस दौर, अगर आप आज के हिसाब से देखें तो ही स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मुल्क बहरान में है, तो ये कौन कर सकता है ऐसे काम? ऐसे काम एक ऐसा बंदा कर सकता है जो लोगों को अपने गुलाम समझता हो, जिसको पता है मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। आज की डेमोक्रेसी में, यूरोप में, यूएसए में, 1 रुपया भी अगर एक्स्ट्रा लगा दे उनका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, तो वो बेचारा उसको रिजाइन करना पड़ जाता है। अभी आपको पता चला होगा कि जब कोविड आया तो ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर था उसने बैन किया हुआ था कि पार्टियां नहीं हो सकती, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने एक खुफिया पार्टी की, ठीक है, एक खुफिया पार्टी इनके छोटा सा गेट टुगेदर किया उन्होंने कोविड के दौरान, सरकारी तौर पे पाबंदी लगी हुई है, तो सिर्फ इस चीज पे उसको रिजाइन करना पड़ा कि भाई तुम हमें कह रहे थे कि आप गेट टुगेदर ना करें और खुद तुम यहाँ पे कोविड में एक पार्टी कर रहे हो, चाहे छोटी पार्टी कर रहे हो, लाइक हाउ हाउ कुड यू डू इट? अब वहां पे डेमोक्रेसी का ये लेवल आ चुका है। लेकिन ये जिस टाइम के फ्रांस की हम बात कर रहे हैं, वहां पे ऐसा नहीं है। अब जब रोसो ये बात कर रहा है, अब आपने ये तो लिख दिया कि रोसो ने ये कहा, रोसो ने कहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, रोसो ने कहा कि ह्यूमन फ्रीडम, ह्यूमन डिग्निटी की उसने बात की, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इसका लोगों पे असर क्या पड़ा, इसका फ्रांस के सिस्टम पे असर क्या पड़ा। इसका असर ये पड़ा कि जब लोगों ने फिर डिमांड करनी शुरू कर दी कि भाई इस बादशाह को अल्लाह की तरफ से कोई हक नहीं है हम पे हुकूमत करने का, ये हमारे जैसा ही बंदा है, ये हम पे हुकूमत करता है और ये हमें जवाब दे है, तो हम इसके साथ अब मुआहदा करेंगे। पहले तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें हमारे राइट्स होने चाहिए। उन्होंने राइट्स ऑफ द डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ये उन्होंने पास कर ली, जो फ्रांस के वहां पर इनकलाबी लोग थे, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी की बात की, उन्होंने कहा सारे लोग बराबर हैं, सारे लोग बराबर मीन के बादशाह भी साथ ही है, बराबर है सारे। ये अब इससे क्या हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग अंडरमाइन करते जा रहे हैं एक एक करके। आपको ये पता होना चाहिए कि जब फ्रांस में इनकलाब आया तो फौरन बादशाह को फांसी नहीं दे दी गई, पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया है,
उसके बाद लाइक टाइम लगा है चेंज आने में आहिस्ता आहिस्ता। फिर आप आ जाएं वोल्टेयर पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे। वोल्टेयर ने जो कंट्रीब्यूट किया, अब उसको आप लिंक नहीं कर सके, ठीक है। तो अब ये मेन जो चीजें हैं ना, आप लोग लिंक नहीं कर पाते। ये तो एक तो आपने लिंक करना है, ठीक है, अपनी चीजों को। ये कैसे आएगा? एक तो मैंने आपको तरीकाकार अभी बताया है। दूसरा ये होगा कि आप इसको प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस, 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 दिस इज द ओनली सोल्यूशन। अगर आप कहें कि आपको एक, जिस तरह मैंने आपको अभी सिखा भी दिया है, आप नेक्स्ट टाइम भी करेंगे ना, तो आप पूरी तरह ठीक नहीं कर पाएंगे। आपको दो दफा आप करेंगे, 3 दफा करेंगे, 4 दफा लिखेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता सही लिखने के लेवल पे आ जाएंगे। एक ही दफा दौड़ने से बंदा रेस नहीं जीतता, आपको बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको अपनी जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जो स्प्लिंटर होता है, जो एथलीट होता है, वो इतनी प्रैक्टिस करता है कि जब उसकी असल दौड़ होती है, उसको फिर सांस नहीं चढ़ता, ठीक है। यूसेन बोल्ट की बात आप करते हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा यूसेन बोल्ट के मतलब, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपने कभी नहीं देखी होगी कि जब वो रेस में भागता था, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी प्रैक्टिस होती है। तो आप लोग समझते हैं कि बस आप रेस में जाएं और यूसेन बोल्ट की तरह आप जीत जाएं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि वो बंदा कितनी एफर्ट करके वहां पे पहुंचा है जीतने के मुकाम पे। तो ये प्रैक्टिस आपको चाहिए। अब आपके दूसरी चीज पे मैं आता हूँ। एक तो आपने लिंक करना सीखना है, प्रैक्टिस करें इस चीज की। अब आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। मोस्टली स्टूडेंट ने ये मिस्टेक की है कि उन्होंने क्वेश्चन का स्टार्ट ही सही नहीं किया। उनको आंसर के स्ट्रक्चर का ही नहीं पता। मोस्टली स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने लाइक कुछ ने तो असाइनमेंट की ही नहीं है ना, वो तो सुबहान अल्लाह। जिन्होंने की ही नहीं है उनको तो दाद देनी चाहिए कि वो रेस में आए ही नहीं, वो वैसे ही डर जाते हैं। वो तो डरपोक हैं जो काम करते ही नहीं है। उनको लगता है काम करेंगे गलती होगी, ये होगा वो होगा, काम ही नहीं करते। दे आर लाइक कॉवर्ड्स। पहली बात तो ये, उनके 100 बहाने हो सकते हैं, 100 मजबूरियां हो सकती हैं, तो मजबूरियां और बहाने तो फिर कॉवर्ड्स के ही होते हैं, बुज़दिलों के ही होते हैं। दिलेर बंदे की कोई मजबूरी और कोई बहाना नहीं करता, वो आमतौर पर वो काम करता है। बहाने ढूंढने हो तो आप 100 ढूंढ लें, मुझे ये था, मैंने वो किया, ये करना था, और सॉरी ये हो गया, मैं काम नहीं कर सका। दीज आर लेम एक्सक्यूजेस। हाँ, सम टाइम होता है कि आपको कोई जेन्युइन मसला बन जाता है, बट दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन एक बंदा करता ही नहीं है, बाद में भी नहीं करता, तो वो तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो क्या, उसकी नेचर कैसी है। उसने सीरियसली काम नहीं करना चाहता, वो डरता है, अपने आप से डरता है और नाकामी से डरता है। जो नाकामी से डरता है वो जीत नहीं सकता। कीप दिस इन माइंड। अब आपके आंसर का स्ट्रक्चर क्या होगा? 20 मार्क्स के लिए जो भी सवाल आए, जिस भी पेपर में आए, वो यूरोपियन हिस्ट्री में हो, वो इंटरनेशनल रिलेशन में हो, वो पॉलिटिकल साइंस में हो, वो पाकिस्तान अफेयर्स में हो, वो करंट अफेयर्स में हो, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो, सोशियोलॉजी में हो, साइकोलॉजी में हो, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंसेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मैं जिनका नाम नहीं भी ले सका। स्ट्रक्चर क्या होगा आंसर का? क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर लिया, लाइक मिसाल के तौर पर आपके क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चन आए हुए हैं सब्जेक्टिव। क्रिमिनोलॉजी में 8 आते हैं और मोस्टली बाकियों में 7 आते हैं, आपने 4 करने होते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका एमसीक्यूज का होता है, वो पहले वो ले लेते हैं, उसकी जो ओएमआर शीट होती है वो आपसे वो वापस ले लेते हैं, फिर वो आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं सब्जेक्टिव वाला, ठीक है। तो सब्जेक्टिव वाले के लिए आपको मिलते हैं 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे आपको मिलते हैं, और वो बनते हैं आपके 150 मिनट्स टोटल, जिसमें आपने वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 20-20 नंबर का आपका एक सवाल होता है। अब क्वेश्चन पेपर आ गया, आपने 4 सवाल, 7 में से 4 सवाल आपने सिलेक्ट कर लिए कि मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसमें से फिर आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने पहले कौन सा करना है। 4 में से जो आपने 4 करने हैं, उनमें से पहले नंबर पे कौन सा करना है। ऑब्वियसली पहले नंबर पे आप वो करेंगे जो आपको सबसे अच्छा आता है। कुछ टेक्निकल चीजें आपको पहले बता दूं, फिर मैं आपके आंसर के स्ट्रक्चर पे आता हूँ। आपने पहला क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना है जो आपको सबसे अच्छा आता है। वो जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर में भी पहला क्वेश्चन ही हो सकता है वो चौथा क्वेश्चन हो, वो 5वां हो। आप उसी का क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप क्वेश्चन वहां पे लाइक एज इट इज क्वेश्चन ना लिखें क्वेश्चन पेपर वाला, आप नीचे लिख दें आंसर, 2 आगे कॉलन डाल दें और आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आंसर कैसे लिखना है, आई विल कम टू दैट लेटर ऑन। स्टूडेंट क्या करता है? ब्लंडर्स, मैं आपको बताता हूँ आप ब्लंडर्स स्टूडेंट क्या करते हैं। इतने इतने ब्लंडर करते हैं कि अच्छे खासे स्टूडेंट जो हैं वो ब्लंडर मार के आते हैं, अपने नंबर कम करवा के आते हैं। अभी से काम करना शुरू कर लें इन चीज़ों पे, अपने लिए ज़िंदगी आसान करें, अपनी तैयारी आसान करें, मुश्किल ना करें, पैसिव ना रहें, एक्टिव हो जाएं।
स्टूडेंट क्या करता है, पहला सवाल अच्छा आता है, उस पे क्या करता है, वो घंटा लगाता है, 1 घंटा उस पर लिखता है, या 50 मिनट 55 मिनट लिखता है। अब टोटल उसके पास कितने हैं, 150 मिनट्स, लाइक 2.5 घंटे बनते हैं 4 क्वेश्चन करने हैं। 10 मिनट तो आपके पहले वैसे ही निकाल देना, जो आपने क्वेश्चन 4 सेलेक्ट करने हैं, फिर एक 4 में से एक करना है, चलिए पहले कौन सा करना है। 10 मिनट तो आपके ये लग जाएंगे क्वेश्चन पेपर को पढ़ते पढ़ते, डिसाइड करते करते। बाकी बचे आपके पास 140 मिनट्स। 140 को आप अगर डिवाइड करें 4 पे, तो आपके कितने कितने मिनट्स बनते हैं एक सवाल के लिए? 35 minutes. 35 मिनट्स बनते हैं। 35 मिनट्स में आपने एक 20 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर लिखना है 35 मिनट्स में। ये 35 मिनट्स अपने ज़हन में बिठा लें। अभी मैं अगर आपसे क्लास में आपको 35 मिनट दे के एक क्वेश्चन दूं, तो मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूं कि आप में से 99% लोग 35 मिनट्स में उसका आंसर मुकम्मल नहीं कर पाए। दे विल बी शॉर्ट ऑफ डाटा, दे विल बी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स इन 35 मिनट। बिकॉज वजह क्या है, आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है अभी। आप लोगों ने कभी इस तरह के माहौल में, इस टाइम बाउंड माहौल में लिखा नहीं है। यू पीपल आर नॉट यूज्ड टू ऑफ इट। स्टूडेंट क्या करता है, पहले क्वेश्चन पे लगा दिए 50 मिनट या 60 मिनट, बाकी कितने बचे 140 में से 80 मिनट्स या 85 मिनट्स। अभी क्वेश्चन कितने रहते हैं, 3, एक किया, नंबर उसके भी 20 हैं, और जो 3 रहते हैं उनके नंबर कितने हैं, 60। क्या ये ज्यादती नहीं है? क्या ये मिस मैनेजमेंट नहीं है कि आप एक आंसर पे घंटा लगा बैठे हो? चलो आप उसमें 2 नंबर ज्यादा ले लोगे, बहुत मटेरियल लिखा भाई, तो जो बाकी 60 नंबर का काम है उसमें वो तो आप जब 80 मिनट्स में आप बाकी करोगे, 3 तो एक को कितने आते हैं, 25 25 26 26 मिनट, टाइम कम हो गया, आप लिख भी कम पाओगे, तो उनमें से आपके नंबर कितने कितने आएंगे, 20 में से 6, 20 में से 7। अगर आप पहले में से जिसपे आपने घंटा लगाया, अगर आप 20 में से 14 भी ले लो, 20 में से 15 भी ले लो, तो फिर लाइक 14 वो, और बाकी 3 में से अगर आप 20 में से 6 6 7 7 नंबर लो, तो टोटल 20 बने, 20 और बाकी 34 वो, 20 और 14 वो टोटल बन गए 34। तो आपने 80 में से 34 मार्क्स लिए, आप तो बैटल यहाँ पे हार गए। पेपर तो आप पास कर लेंगे, लेकिन क्या सीएसएस में पास करना काफी है? आपने तो 60 70 मार्क्स लेने थे, लेकिन आपको आंसर आते थे। ये मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसको आंसर आता था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट उसने अपने नंबर गंवा दिए, नंबर जाया कर दिए। 35 मिनट के बाद आपने अपने पहले क्वेश्चन को कंक्लूड कर देना। आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए लिखने की कि आपका दिमाग और आपका हाथ एक दूसरे के साथ, उनका इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि दिमाग सोचे और हाथ फौरन लिखे, वेट ना करना पड़े आपके हाथ को। वो कैसे मेमोरी बनती है, वो मेमोरी बनती है लिखने से, आपकी स्पीड बढ़ जाती है लिखने की। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 140 मिनट्स में 4 क्वेश्चन पूरे के पूरे तकरीबन कमोबेश एक साइज के अटेम्प्ट करने हैं। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है आधे पेज का, ठीक है, खैर है, ओके। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हू बहू बिल्कुल सेम सेम अटेम्प्ट करें, इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन सिमिलर साइज, एग्जैक्ट साइज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिमिलर साइज की बात कर रहा हूं। तो पहली चीज तो ये है कि इस चीज से लोग हार जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, 3 करके आते हैं। मीन के 80 का सब्जेक्टिव करना था, 20 का तो ऑब्जेक्टिव हो गया ना, बाकी 80 का सब्जेक्टिव करना था, 60 का करके आए, 20 नंबर तो वैसे ही उड़ गए ना सब बीच में से। अब उन्होंने टोटल लाइक सब्जेक्टिव के मिला के भी, लाइक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के मिला के वो टोटल पेपर ही 80 मार्क्स का करके आए हैं। अब 80 में से नंबर आने हैं, तो 80 में से आप 60 ले सकते हैं आसानी से। इज इट इजीली पॉसिबल? व्हाट डू यू पीपल से? इज इट इजीली पॉसिबल? No, sir, it's not. No, sir. नॉट पॉसिबल। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू गॉट टू कंप्लीट योर पेपर। आपने 4 के 4 क्वेश्चंस वहां पे अटेम्प्ट करने हैं टाइम पे, एक आंसर को लेके बैठ नहीं जाना बस। एक तो ये चीज, पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, उसके बाद आ जाएं कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए आंसर की। एक आंसर की जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, उसकी आइडियल लेंथ कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये करें कि आप पहले पेज पे जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, तो आप पहले पेज पे उसकी आउटलाइन बना दें। चाहे वो आउटलाइन पूरे पेज की बने, एक पेज से ज्यादा नहीं आपने जाना। 1 पेज मीन 1 साइड ऑफ पेज, 1 पेज मीन 1 साइड ऑफ पेज, नॉट 2 साइड्स। 2 साइड्स को हम लीफ कहते हैं, बी क्लियर ऑन दिस।
तो आपने क्या करना है, आपने एक पेज की, अगर आपकी एक पेज की आउटलाइन बन जाती है वेल एंड गुड, अगर वो पेज का 70% बनता है स्टिल ओके। आप जब आपने आउटलाइन बना ली, आउटलाइन मीन आपकी हेडिंग्स, आउटलाइन मीन आपकी हेडिंग, और सबसे पहली हेडिंग आपकी ये आपने अच्छा आपने आउटलाइन बना ली, उसके बाद जो आपने अपना आंसर लिखना स्टार्ट करना है, जो पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं, वो आपने, वो जो मिसाल के तौर पे पहले पेज का 70% आपकी आउटलाइन बनी, बाकी आपके पास अभी 30% पेज खाली पड़ा है, आपने अपना आंसर वहां से लिखना स्टार्ट नहीं करना, आपने नेक्स्ट पेज से करना है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? वो जगह आपने खाली छोड़ देनी है, वो पेज आपका आउटलाइन का पेज है, चाहे वो 70% पे ही खत्म होगी या पूरे पेज पे नहीं लिखी गई आउटलाइन, but still you will start your answer from the next page, or like from the start of next page. Do you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट इसमें भी गलती करते हैं। अब लेंथ कितनी होनी चाहिए? एक आपका हो गया पहला पेज आउटलाइन का, इस पेज को भी हम इंक्लूड करेंगे पेजेस में, एक पेज ये हो गया, और इसके अलावा आपने एक आंसर के लिए 20 मार्क्स के आंसर के लिए ये आप चीजें लिख लें, साथ साथ जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये लिख लें, आपने भूलनी नहीं है। इन्हीं चीजों ने आपको CSS पास करवाना है, आई एम टेलिंग यू। अगर आप इनको फॉलो करेंगे, इनशाला यू विल परफॉर्म बेटर। अब आपने जो बाकी आपका आंसर है, वो आउटलाइन के बाद इट विल बी 6 to 7 पेजेस, इट माइट बी 6 और इट माइट बी 7। तो टोटल आपका बन गया आउटलाइन वाला पेज मिला के 7 to 8 पेजेस। सर लीव ठीक या है? वन साइड? Pages, when I call page it means page, one side, page means side of page, it's not about leaves। वो तो बन जाएंगे आपके 14-15 पेजेस अगर आप लीव्स की बात करें, we're talking about pages not leaves। सर इसकी जो राइटिंग प्रेजेंटेशन और हेडिंग्स वगैरह होती हैं, तो वो लाइक हम किस तरह से उसको प्रेजेंट मैं अभी करेंगे? आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। अब आपने, ये तो हो गया लेंथ का मामला कि ये होनी चाहिए आपकी लेंथ। अब आपने जब आउटलाइन बना ली, मैं 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं एस्से की बात नहीं कर रहा। एस्से का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एस्से, वी आर टॉकिंग अबाउट 20 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन पेपर्स की जिनका मैंने अभी नाम लिया आपके सामने, अदर देन इंग्लिश एस्से एंड इंग्लिश प्रेसी कॉम्पोजिशन एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी। इन तीनों के अलावा बाकी जो आपके 9 पेपर होंगे, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट आपने रखा है, उसमें आपको 20-20 नंबर के सवाल आते हैं। सब आउटलाइन में सबसे पहली जो आपकी हेडिंग होगी, सबसे पहली ये हमेशा यही होगी, क्या होगी पहली हेडिंग? इंट्रोडक्शन। ये मेजॉरिटी आप लोगों ने नहीं लिखा, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है उन्होंने लिखा है, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको तो मैंने आज कह दिया है कि वो तो डरते हैं, उनको डर लगता है, दे आर अफ्रेड। चाहे वो बहाने बनाते रहे, लेकिन मैं आई डोंट बाय दोज लेम एक्सक्यूजेस। काम करना है तो करना है, कभी कभार जिंदगी में इमरजेंसी भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, मैं उसको समझ सकता हूँ, लेकिन रोज रोज नहीं होता। तो जिसका रोज रोज होता है वो फिर बहाने कर रहा है, वो काम नहीं करना चाहता। तो जिन्होंने किया है, मैं उनको पहली बात ये है कि अप्रिशिएट करता हूँ कि कम अज कम उन्होंने एफर्ट तो किया ना, कोशिश तो की है ना। और कईयों ने अच्छी कोशिश की है और कईयों ने एवरेज कोशिश की है, बट कोशिश की है। दिस इज समथिंग विच मस्ट बी अप्रिशिएटेड एंड आई डू दैट। आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों ने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। ये आज आपको पता चल जाना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन हो, जो उसने जो कुछ भी आपसे पूछा हो, यू विल ऑलवेज स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ दैट क्वेश्चन। पहली हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद जो आपके क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उन पे आ जाए। मिसाल के तौर पे उसने आपको किसी चीज को डिफाइन करने का कहा है, फिर उसने पूछा आगे, मिसाल के तौर पे उसने आपको ये सवाल दे दिया कि डिफाइन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, डिफाइन फॉरेन पॉलिसी फुल स्टॉप। फिर आगे क्वेश्चन चल रहा है अभी, डिफाइन फॉरेन पॉलिसी, व्हाट आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के मेजर फैक्टर्स क्या हैं, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे असरअंदाज होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ गया। लेट्स सपोज सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे? आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा देंगे, आप डिटेल में नहीं जाएंगे। यू विल जस्ट इंट्रोड्यूस इट, यू विल नॉट गो इनटू एनी डिटेल्स।
इंट्रोडक्शन का साइज, ये इंट्रोडक्शन की मैं बता रहा हूँ आपको, ये हेडिंग आप दे रहे हैं आउटलाइन में, ठीक है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी, अब उसने पूछा हुआ डेफिनेशन का आपको, नेक्स्ट हेडिंग आ गई डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, उसमें आप 2 3 4 जितनी आपको डेफिनेशन आती हैं वो लिख दें, ऑथर्स का नाम लेके लिखें कि इस बंदे ने फॉरेन पॉलिसी को इस तरह डिफाइन किया है कि फॉरेन पॉलिसी एक कंट्री की एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन होती है, उसकी जो इंटरनल सिस्टम होता है, इंटरनल पावर है, उसकी लाइक एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन है, या फॉरेन पॉलिसी मीन्स कंट्रीज स्ट्रेटजी इन डीलिंग विद अदर कंट्रीज। जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन बनाता है, जिस तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिया के मुतल्लिक है, चाइना के मुतल्लिक है, यूएसए के मुतल्लिक है, ठीक है। ये लाइक सो आप 3 4 आपने डेफिनेशन दे दी मिसाल के तौर पर। फिर आगे आ जाएं, व्हाट आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स। ये है मेन पार्ट आपके आंसर का, जो ज्यादातर हिस्सा आप लिखेंगे अपने आंसर का वो इस चीज में लिखेंगे, ये मेन हिस्सा है। अब आपने डिटर्मिनेंट्स लिखने स्टार्ट किए, एक डिटर्मिनेंट, दूसरा डिटर्मिनेंट, तीसरा डिटर्मिनेंट, चौथा डिटर्मिनेंट, आप हेडिंग लिखते जा रहे हैं आउटलाइन में। आपने 10 12 13 15 जितनी भी हेडिंग्स आपको आती हैं आपने वो आउटलाइन में लिख दी, ठीक है। ये आपने लिख दी। उसके बाद आंसर, आपकी कई आंसर ऐसे होते हैं जहां पे आप क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग दे सकते हैं डिटर्मिनेंट्स के बाद। क्रिटिकल एनालिसिस, कि पाकिस्तान की जो फॉरेन, मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान पे आ जाएंगे ना, कि पाकिस्तान की जिस वक्त फॉरेन पॉलिसी उसके क्या हालात हैं, फ्यूचर में क्या हालात हों, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस क्या हैं। फिर आपकी जो एंड वाली हेडिंग होगी वो हमेशा कंक्लूजन हो, इट विल ऑलवेज बी कंक्लूजन, कंक्लूजन पे आप एंड करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये हेडिंग दो सेम रहेंगी, ठीक है। कंटेंट चेंज होगा क्वेश्चन के लिहाज से, बाकी आपके जो अंदर हेडिंग सारी वो भी क्वेश्चन के लिहाज से आप फ्रेम करेंगे। आउटलाइन आपको समझ आ गई है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। सर इंट्रो का साइज sir. पेज में कितना होना चाहिए? इंट्रो का साइज कितना होना चाहिए मैं उस पर आता हूँ। आउटलाइन वाला मामला समझ आ गया कि आपने इस तरह आउटलाइन बनानी है, ये आपने Yes, sir. एक पेज से ज्यादा नहीं लेके जानी, इट मस्ट बी 1 पेज और लेस देन 1 पेज। सर जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की मिड्स की जो हेडिंग्स होगी, मींस वो जो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो डाटा अवेलेबल होगा हम उसी के अकॉर्डिंगली बनाएंगे, राइट? यस यस, Okay. जो आपसे Okay. पूछा गया है उससे, उसके मतलब क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है कि वो चाह क्या रहा है, वो आपसे पूछ क्या रहा है, आपने उस चीज को एड्रेस करना है। ये नहीं है कि वो आपसे लाहौर की बात करे और आप मुल्तान की चीजें वहां पे लिखें, ठीक Got है। it. उससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। You should not, like nobody should beat about the bush. Be to the point. Address, answer what is being asked by the examiner. अब आउटलाइन बन गई, अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। पेज आपने बीच में कोई पूरा पेज आपने खाली नहीं छोड़ना, पूरी की पूरी आंसर शीट पे पूरा पेज आप कोई भी खाली नहीं छोड़ेंगे। पहले पेज पे आउटलाइन बनाई, चाहे वो पूरे पेज पे नहीं बनी, लेकिन वो पेज तो आपका कारआमद हो गया ना, आपने उस पे आउटलाइन बनाई है, चाहे वो 70% बनी है, 80% पेज पे बनी है या 100% बनी है, पेज आपका काम आ गया। ये नहीं है कि आप अगला पेज खाली छोड़ दें, नेक्स्ट जो पेज है उससे आपने अपना आंसर लिखना स्टार्ट करना है। अब सबसे जो वहां पे पहले ही आपने काम करना है, आपने देनी है वो हेडिंग जो आपने आउटलाइन में पहली हेडिंग दी है, वो कौन सी है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपने वहां पे लिख दिया, इन हेडिंग दे दी। अब इंट्रोडक्शन लिख के आगे आपने लगा देने हैं 2 डॉट्स, मीन के कॉलन आपने उसके आगे लगा दिया। नीचे वाली लाइन से आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करना है। ये चीजें आप साथ साथ नोट करते जाएं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ आज, जो समझा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन आपने लिखना है तकरीबन, इट मस्ट बी अराउंड, मैं ये इसको फिक्स नहीं कर रहा कि इतना ही होना चाहिए हर सूरत में, नो, इट मस्ट बी अराउंड 70% ऑफ योर फर्स्ट पेज, अराउंड 70%, जिसमें आप अपने आंसर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? अब उसके क्वेश्चन के 2 मेन पार्ट्स थे। ही आस्क्ड यू टू डिफाइन फॉरेन पॉलिसी, और फिर उसने कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के मेजर डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, कौन सी चीजें हैं जो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। जब आप किसी मुल्क के मुतल्लिक अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहे होते हैं तो आपको कई चीजें देखनी पड़ती है ना। क्या पाकिस्तान वही फॉरेन पॉलिसी बना सकता है अमेरिका के मुतल्लिक जो अमेरिका पाकिस्तान के मुतल्लिक बनाता है? क्या आप अमेरिका को उस तरह डील कर सकते हैं जैसे अमेरिका आपको डील करता है? क्या आप कर सकते हैं? No, No. sir. नो सर। आप अमेरिका क्या आप अमेरिका के अंदरूनी मामला के मुतल्लिक बहस कर सकते हैं कि भाई अमेरिका को ये करना चाहिए अपने मुल्क में? नो सर। नो No, सर। sir. वो तो करते हैं, वो तो आपको गाइड करते हैं, बिकॉज
वो एक सुपर पावर है, उसकी फॉरेन पॉलिसी उसकी ताकत के लिहाज से बनती है, उसको पता है उसकी इंपॉर्टेंस है, आपको अपनी इंपॉर्टेंस का पता है। जो भीख मांगते फिर रहे हों पूरी दुनिया में, ठीक है, जो जब उनसे कोई मिलने आए तो हाथ बांध के खड़े हो जाएं और नजरें ना मिला पाए, तो वो क्या करेंगे? क्या आप चाइना के मतलब वो फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं जो चाइना आपके मतलब बनाता है? डेफिनेटली नो सर। आप नहीं बना सकते। लेकिन क्या चाइना अमेरिका को उस तरह डील कर सकता है जिस तरह अमेरिका चाइना को करता है? Yes, sir. वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्यों? कि वो कंपेटिटर्स हैं। चाइना भी पावरफुल है भाई, चाइना की भी इकोनॉमी स्ट्रांग है, चाइना की भी मिलिट्री स्ट्रांग है। दुनिया में मुकाबला होता है इकोनॉमी का, मिलिट्री बनती है इकोनॉमी के बेस पे। जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है उस वही मिलिट्री सस्टेन कर सकता है ना। ये पाकिस्तान तो ऐसा गरीब मुल्क है कि उसने गरीब होने के बावजूद एक आर्मी रखी हुई है, ठीक है। बाकी तो दुनिया भर में जो आर्मीज हैं वो उनका जो लाइक वही मुल्क है जिनकी इकोनॉमी ठीक है, चाहे वो अमेरिका है चाहे वो चाइना है। तो अब फॉरेन पॉलिसी के फैक्टर्स, अब आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट किया, आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर लें। आप कहें कि किसी सिंपल अपनी डेफिनेशन से स्टार्ट कर लें कि फॉरेन पॉलिसी is actually the external dealing of a country with other countries, ठीक है। Different countries have different foreign policies according to their strength and status in the world. आगे आप फिर आप कहते हैं कि there are different factors which influence foreign policy. They include internal factors, external, and there are some external factors also. Both factors play a very important role in making a foreign policy. इंटरनल फैक्टर्स ये हैं, तो 3-4 आपने इंटरनल फैक्टर्स वहां पे मेंशन कर दिए, डिटेल में आप नहीं जा रहे। 3-4 आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स बता दिए। इंटरनल फैक्टर्स में क्या है कि जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी वही तगड़ी फॉरेन पॉलिसी बना सकता है, ठीक है। उसके बाद जिसकी ज्योग्राफी अच्छी होगी, जिसकी जिसके पास बाकी जिसकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, जिसके पास एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी, ये चीजें सारी मैटर करती हैं। फिर आ जाए आप एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में आप कह रहे हैं कि जिसकी अलायंसेस अच्छी हों, जिसने इत्तेहाद किया हो कई मुल्कों के साथ, जो जिसकी डिप्लोमेसी की पावर अच्छी हो, उसके बाद इंटरनेशनल लॉ भी आपको रोकता है कई काम करने से। कुलभूषण यादव को आपने पकड़ा, आप उसे फांसी नहीं दे सके बिकॉज एक एक्सटर्नल बैरूनी वजह से आप नहीं दे सके, बिकॉज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आ गया था कि भाई आप इसको फांसी नहीं दे सकते, इंडिया को बल्कि मिलने की भी इजाजत दें। तो ये आपने सिर्फ मेंशन कर दिया, आप डिटेल में नहीं जाएंगे। आप कहेंगे कि ये 3-4 एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स हैं, 3-4 एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक हो गया। ये आपका तकरीबन 70% पेज आसानी से बन गया। यू डन विद इट? इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया कि इंट्रोडक्शन में क्या करना है? ये आपने पूरे क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, डेफिनेशन को भी और डिटर्मिनेंट्स को भी आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. इसकी जगह पे क्वेश्चन कोई और भी हो सकता है। ये मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज होंगे करेंगे जी। सर, इंट्रोडक्शन में ही डिफाइन करेंगे हम। इंट्रोडक्शन में आप एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे, यू विल नॉट गो इनटू एनी डिटेल्स। जी सर। आप एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक हो गया। ये आपने एक काम कर देना इंट्रोडक्शन में। देखिए ना, हर चीज का पहले एक तारफ होता है, हर चीज का एक तारफ होता है। पहले मैं आपसे पूछूं कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप क्या अपनी हर इची बीची हर चीज मुझे बताना शुरू कर देंगे? नहीं, आप बताएंगे कि माय नेम इज दिस, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरी ये क्वालिफिकेशन है, दैट्स इट, ठीक है। और अब मैं ये कर रहा हूँ, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब जब मैं आपको कहूँगा प्लीज टेल मी मोर अबाउट यू, फिर आप जाएंगे डिटेल में, फिर आप थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताएंगे, फिर आप अपनी पर्सनैलिटी के मतलब मुझे और भी चीजें बताएंगे कि मैं बड़ा ओपन माइंडेड हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर आई एम वेरी सोशल ऑल्सो, आई लव टू मेक फ्रेंडशिप्स, आई लव। फिर उसके बाद मैं बुक रीडिंग को भी बड़ा मैं पसंद करता हूँ, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप चीजें बताते जाते हैं। फिर यू गो इनटू इंट्रोडक्शन के बाद फिर आप डिटेल में आते हैं, तो क्वेश्चन का भी इंट्रोडक्शन होगा। डिटेल आप नहीं बता रहे अभी, इंट्रोडक्शन खत्म। नेक्स्ट हेडिंग आपने कौन सी दी थी आउटलाइन में? डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी डेफिनेशन। आपने लिखी हेडिंग, वही हेडिंग उठा के आप ले आए यहाँ पे डेफिनेशन। अब आपने फॉरेन पॉलिसी की 2, 3, 4 जितनी आपको डेफिनेशन आती हैं, आपने सोर्सेस साथ लिख के, मीन के अगर आपने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से ली है, आपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से ली है, आपने पियर्सन की डेफिनेशन लिखी है, आपने मॉर्गेंथो की डेफिनेशन लिखी है, कोई भी ऑथर हो सकता है। मैंने जो नाम लिए जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं की लिखें, दे माइट बी एनी। फॉरेन पॉलिसी की आप डेफिनेशन लिखते हैं, अगर आप ऑथर का नाम लेके लिखेंगे
तो उसका वेटेज ज्यादा होगा, उसकी अहमियत ज्यादा होगी। ठीक हो गया? ये आपने एक पैराग्राफ लिख दिया तकरीबन हाफ पेज का डेफिनेशंस पे, ठीक है? आप एक डेफिनेशन लिख के थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बस डेफिनेशन की डेफिनेशन लिखते जाएं लगातार। एक बंदे ने ये डिफाइन किया है, दूसरे बंदे ने ये डिफाइन किया है, तीसरे बंदे ने ये डिफाइन किया। नो नो, यू कैन डू दिस, बट आप इसके साथ साथ एक बंदे की डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आप कहते हैं देखिए जी मॉर्गेंथो की ये डेफिनेशन है, लेकिन मॉर्गेंथो की डेफिनेशन में मेन पॉइंट्स कौन से हैं? ठीक है, आपने साथ ही वो एक्सप्लेन भी कर दिया, आपने जरा आसान कर दिया अपने पढ़ने वाले के लिए। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. या किसी का कोई क्वेश्चन यस सर, मेरा क्वेश्चन है एक। पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं लिखती हूँ ना, तो मुझे बुलेट्स में लिखने की आदत है अगर मैं पैराग्राफ भी लिख रही हूँ तो। जैसे आपने बताया ना डेफिनेशन लिखनी है 2-3, तो अगर मेरी मतलब तरीका है शायद मेरा ये लिखने का कि एक डेफिनेशन लिखने के बाद एक्सप्लेन कर दी, देन सेकंड लिखने लगूंगी ना तो मैं एक छोटा सा एरो बना देती हूँ बुलेट की तरह। तो क्या ये सही होगा या हमें डायरेक्ट पैराग्राफ ही लिखना होगा? दिस इज रॉन्ग। ओके सर। This is not academic and this is not recommended for CSS. CSS में आप ये काम नहीं करेंगे। CSS में आप पैराग्राफ्स में लिखेंगे। आप इंट्रोडक्शन में पैराग्राफ पूरा होगा, आप उसे तोड़ेंगे नहीं। यू विल नॉट ब्रेक दैट पैराग्राफ। आप उसके 2 पैराग्राफ नहीं बनाएंगे, इंट्रोडक्शन का एक ही पैराग्राफ होगा, उसमें कोई बुलेट पॉइंट नहीं होगा, ना आप कोई एरो यूज करेंगे। आपने जो बुलेट पॉइंट देना था आपने दे दिया। इंट्रोडक्शन की जो आपने हेडिंग लिखी थी उसके आगे आप लिख सकते हैं कि नंबर 1, ये आपकी पहली हेडिंग है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप नंबर्स यूज कर लें, आप अल्फाबेट्स यूज कर लें, आप रोमन यूज कर लें, इट्स योर चॉइस, लेकिन वही हेडिंग आपकी होगी। उसके बाद आपने पूरा पैराग्राफ लिखा, फिर आपने दूसरी हेडिंग लिखनी थी डेफिनेशन, फिर आपने लिखा नंबर 2, फिर डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फिर आपने पूरा वो पैराग्राफ लिखा। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं कि अगर आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपने ऑथर का नाम लिखा, आपने कोई कोटेशन लिखी, आपने कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी किसी बंदे की, आप उसको मार्कर से या पॉइंटर से लिख सकते हैं। अपनी जो आपकी हेडिंग्स हैं ये मार्कर से आपने लिखनी है। ये जो आपकी हेडिंग्स है ना, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ये आपने मार्कर से लिखनी है। बाकी जो आपने बाकी जो लिखना है आपने मवाद अपना सारा, वो आप बाल पेन से लिखें या आप पेन से लिखें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, 2 ही कलर आप यूज कर सकते हैं पेपर में, ब्लू और ब्लैक। नो अदर कलर इज अलाउड। सर पॉइंटर यूज कर सकते हैं ना, लाइक ब्लू और ब्लैक एंड मार्कर मेन हेडिंग के लिए? कर सकते हैं। ओके। देखिए ना, मेन हेडिंग को आपने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है, वो मुख्तलिफ लगे आपके पैराग्राफ से, तो वो मार्कर से लिखें। बाकी जो आपका दूसरा आंसर है वो आप अपने बाल पेन से, पेन से, आमतौर पे बाल पेन चलती है, जरा जल्दी लिखती है और लाइक। ठीक है, 2 हो गए आपके अभी तक। हाँ, अगर आपने किसी ऑथर का नाम लिखा है, आपने कोई कोटेशन लिखी है, आप उसको पॉइंटर से लिख लें। अगर आप बाल पेन से लिख रहे हैं बाकी आंसर, तो पॉइंटर थोड़ा सा ज्यादा थिक होता है बाल पेन से ना, ज्यादा जरा वो हाईलाइट करता है चीज को, तो आप पॉइंटर से लिख लें। आप ऑथर का नाम मार्कर से भी लिख सकते हैं, ताकि वो जरा आप असल में मैसेज दे रहे होते हैं अपने एग्जामिनर को, भाई ये चीज आपसे कहीं मिस ना हो जाए, ये मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आप उसे पढ़ाना चाह रहे होते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप चाह रहे होते हैं यार ये मिस ना करे एग्जामिनर, ये जरूर पढ़े, ये मैंने बड़ा अच्छा लिखा है, तो ही मस्ट नॉट मिस इट। तो आप फिर उसे थोड़ा सा मार्कर से लिखते हैं, या आप उसे लाइक पॉइंटर से लिखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं उसे। अंडरलाइन नहीं करना, डोंट अंडरलाइन इट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर हेडिंग्स को भी अंडरलाइन नहीं कर सकते? हेडिंग को कर सकते हैं, लेकिन जब अंडरलाइन, देखिए ना, अंडरलाइन करने का मकसद क्या है? टू मेक इट मोर क्लियर, टू मेक इट मोर क्लियर, टू मेक इट मोर प्रोमिनेंट, इज इट सो? Yes, sir. तो जब आपने उसे मार्कर से ही लिख दिया, तो लाइक डजंट मार्कर मेक इट मोर प्रोमिनेंट देन योर अदर पैराग्राफ? बट सर हम जैसे ग्रेजुएशन बेस पे प्रेजेंटेशन करते थे एग्जाम की क्वेश्चन को, लाइक जो भी हेडिंग हमने मार्कर से दिया, लेकिन उसके नीचे थोड़ी सी प्रेजेंटेट कर देना उसको, लाइक लाइनिंग कर देनी, डबल लाइनिंग डिफरेंट स्टाइल में, तो वो नहीं करेंगे? नॉट नीडेड, जरूरत नहीं है, टाइम जाया होगा। देखिए ना, लाइन लगाने पे भी तो टाइम लगता है ना। अगर आप मिसाल के तौर पे 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें आप 4 क्वेश्चन में 40-50 हेडिंग्स दे रहे हो और आप 50 लाइनें लगाओगे, तो टाइम तो लगेगा ना। चाहे आपके टोटल 50 लाइनें लगाने पे, 60 लाइनें लगाने पे अगर आपके 2 मिनट 3 मिनट भी लग जाएं, तो जब आपको जरूरत नहीं है वो लगाने की, तो आप इतना टाइम भी क्यों जाया करें? सर You don't need it. मैक्सिमम और ये नीट भी नहीं लगता।
इट डजंट अपीयर नीट। सिर्फ मार्कर से हेडिंग लिखें, नो लाइनिंग इज रिक्वायर्ड। सर मेरा एक क्वेश्चन है पूछें। सर, अभी आपने इंट्रोडक्शन का बताया तो आपने इसमें कोटेशन का नहीं बताया, और एक बात और जिससे आपने अभी बताया फॉरेन पॉलिसी के फैक्टर्स इंटरनल एक्सटर्नल, इसकी मोटी मोटी आपने एग्जांपल बता दी हैं, लेकिन आपने यहाँ पे कन्वर्जन वाली एग्जांपल भी दी है। सर ये कन्वर्जन वाली एग्जांपल है, ऐसी एग्जांपल हम दे सकते हैं इंट्रोडक्शन में? नहीं नहीं, ये आपने बॉडी में देनी है, मैंने इंट्रोडक्शन में देने के लिए नहीं बताई थी, मैंने वैसे बताई थी। ओके सर। वो आप अपनी बॉडी में जाके देंगे, मीन के आपके बाकी जब पैराग्राफ्स आएंगे। ठीक है, अब आपने जो पॉइंट्स लिखे थे, जो फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स, उसने डिटर्मिनेंट का वर्ड यूज किया, आपने भी वही यूज करना है। आपने उसको अपना वर्ड यूज नहीं करना। हालांकि फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स को हम फैक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, हम फैक्टर्स नहीं कहेंगे, हम डिटर्मिनेंट्स ही कहेंगे, बिकॉज एग्जामिनर ने उसको डिटर्मिनेंट कहा है, तो हम उसी का वर्ड यूज करेंगे। तो अब आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक हेडिंग उठाएंगे जो आपने आउटलाइन में दी है, और आप उन पे पैराग्राफ लिखते जाएंगे, वन बाय वन। यू जस्ट कीप ऑन, ठीक है, पैराग्राफ पे पैराग्राफ आप लिखते गए। सर क्वेश्चन में जैसे कि हमने पॉइंट उठाना है तो वो पॉइंट नहीं लिखना, जस्ट बॉडी में वो पॉइंट नहीं मेंशन करेंगे, जस्ट वो पॉइंट को देख के उसके आगे पैराग्राफ लिख देंगे। नहीं, वो पॉइंट भी लिखना है, जो हेडिंग आपने दी है वहां पे आउटलाइन में, वो हेडिंग भी आपने दोबारा लिखनी है, और उसके नीचे आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है। समझ आ रही है आपको? सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मेजर डिटर्मिनेंट्स की हम लोगों ने आउटलाइन में हेडिंग डाली, तो जो मेजर डिटर्मिनेंट्स होंगे वो आगे हम अपनी बॉडी के अंदर इंक्लूड करेंगे, राइट? जस्ट आउट जस्ट बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ठीक सर, है, maximum अब आपने 15 डिटर्मिनेंट्स लिखे, किसी ने 10 लिखे, ठीक है, आपने डिटर्मिनेंट्स लिख लिए, आंसर। उसके बाद आपने लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लिखेंगे, फिर आप वही चीजें जो पहले आपने की हुई हैं रैप अप कर देंगे कंक्लूजन में। कंक्लूजन होता है कि बस अब बात को खत्म करो भाई, एंड करो, ठीक है, खत्म करो। अब खत्म करो सर- मीन आप कहेंगे कि लाइक फॉरेन पॉलिसी कैन बी डिफाइंड इन मेनी वेज, एंड बस मेनली इट इज अ कंट्रीज पॉलिसी टुवर्ड्स अदर कंट्रीज, और बाकी डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स अफेक्ट फॉरेन पॉलिसी, दे आर एक्सटर्नल। 2-3 फिर आपने मेंशन कर दिए, और फिर एक्सटर्नल मेंशन कर दिए। कोई कोटेशन अगर आती है तो कोटेशन आप लिख दें फॉरेन पॉलिसी की इंपॉर्टेंस पे। जॉन एफ कैनेडी की एक कोटेशन है कि डोमेस्टिक पॉलिसी कैन डिफीट अस, ठीक है, बट फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस, ठीक है, कि ठीक है, इस तरह की और भी बड़ी कोटेशन हैं, इस तरह की लाइक यू हैव डिफरेंट कोटेशन। तो दिस इज हाउ यू एंड योर आंसर। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये कंक्लूजन लिखने से पहले आप एक हेडिंग दे दें क्रिटिकल एनालिसिस, जो आपने आउटलाइन में भी दी होगी। क्रिटिकल एनालिसिस पे एक पैराग्राफ लिखें, जिसपे आप थोड़ा सा तज्जिया कर लें कि क्या ये फैक्टर्स कुछ चेंज भी हो रहे हैं या नहीं, क्या फैक्टर्स आज भी उतने ही हैं जितने पहले थे। क्या मिसाल के तौर पर अगर आप 20 साल पहले जाएं तो क्या जो टेक्नोलॉजी वाला फैक्टर था वो उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना आज इंपॉर्टेंट है? व्हाट डू यू से? नो क्या सर, जो पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। एक कंट्री की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो आज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कल ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? आज ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज तो कम्पेयर आप टू। इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। आप कहें कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, जिस तरह मिलिट्री पावर है वो अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि पहले थी। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि पहले कम इंपॉर्टेंट थे, आज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो कंट्रीज को, पाकिस्तान जैसी कंट्री को अब उन चीजों पे फोकस करना चाहिए जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जिसमें इकोनॉमी है, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन राइट्स हैं। ये चीजें अगर ऐसे आप फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे तो फिर फॉरेन पॉलिसी का मकसद तो यही है ना कि आप अपने मुल्क का फायदा करना चाह रहे हैं, आप अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आना चाह रहे हैं। देखिए, मैं बाहर के लोगों के साथ जो तल्लुकात रखता हूँ माशरे में, सोसाइटी में, लोग, मैं तजारत भी करता हूँ, ठीक है, एक इंसान जो है, एक बिजनेसमैन तजारत भी करता है, और उसके बाद एक जो भी गली मोहल्ले में आप लोगों के साथ तल्लुकात बनाते हैं, आप असल में क्या करना चाह रहे होते हैं? आप अपना फायदा करना चाह रहे होते हैं, आप अपनी सोसाइटी का फायदा करना चाह रहे होते हैं। दिस इज व्हाई यू डू, लाइक दिस इज द मेन रीजन यू डू इट। तो जब आप अच्छी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, उससे पहले आपको अपने घर में मामला ठीक करने पड़ेंगे। अपने घर में मामला ठीक करें, आप पहले अपनी इकोनॉमी तो ठीक करें ना, ह्यूमन राइट्स के हालात तो ठीक करें, ताकि आपका इमेज अच्छा बने। बाहर से जब कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करे तो उसे पता हो कि यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी। ठीक, ये आपने एक एनालिसिस कर दिया, तज्जिया थोड़ा सा कर दिया, अपनी भी आपने ओपिनियन दे दी, अपना नाम लिए बगैर, आई वुई का इस्तेमाल किए बगैर, फर्स्ट पर्सन आपने यूज नहीं करना, और फिर आपने
कंक्लूड कर दिया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिस इज हाउ यू डू इट। आई हैव अ क्वेश्चन। प्लीज जो आस्क। आपने आउटलाइन बताई है उसमें मतलब हम बुलेट पॉइंट्स या उसमें हेडिंग्स लिखेंगे ना, मतलब हेडिंग का जो नाम है डिस्क्राइब जो करेंगे आउटलाइन में, मगर इंट्रोडक्शन में आउटलाइन आप में कह रहे हैं कि जी आउटलाइन में तो आपके बुलेट पॉइंट्स ही होंगे ना सर, वो तो आउटलाइन है। जी जी, और हाँ, वो तो इंट्रोडक्शन में बुलेट पॉइंट्स नहीं यूज करने, वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। बाकी जितने भी आपने पैराग्राफ लिखने आउटलाइन के अलावा, जब आपने उन आउटलाइन पे, उन सुर्खियों पे जब आपने पैराग्राफ्स लिखने हैं, तो हर पैराग्राफ के ऊपर जी आपने उसकी हेडिंग दे देनी है जो आपने आउटलाइन में दी हुई है, तो आपने नीचे पैराग्राफ लिखते जाने हैं। जी, जैसे सर कोई टॉपिक होता है ना जिसमें कुछ पॉइंट्स या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, तो उसमें भी हम पॉइंट्स में ना लिखें उन स्टेप्स को, जैसे कोई टॉपिक समटाइम ऐसा लिखे जा होता है। सकते हैं, समटाइम लिखे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने किसी चीज में रिकमेंडेशंस देनी है, आपने किसी चीज में सजेशंस देनी है, ठीक है। फॉर जी एग्जांपल 20 नंबर के सवाल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे की बात नहीं कर रहा, आपने इसको मिक्सअप नहीं करना, ऐसे का स्टाइल जी डिफरेंट। मैं 20 नंबर के जी सवाल की बात कर रहा हूँ कि आपने 9 पेपर्स में करने हैं, 9 पेपर्स में आपने ये करना है, ठीक है। उसमें सम टाइम जब आप सजेशन दे रहे हैं, रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो उसमें आप ये बुलेट पॉइंट्स पर दे सकते हैं, सिर्फ रिकमेंडेशंस में। और रिकमेंडेशंस कंक्लूजन से पहले आती हैं और ठीक क्रिटिकल है, एनालिसिस के बाद आएंगी, क्रिटिकल एनालिसिस के बाद आएंगी सही और कंक्लूजन से पहले आएंगी। एंड आपने हमेशा हर सवाल का एंड कंक्लूजन पे ही होगा, सही। उससे पहले जो करना है कर लें। समझ आ रही है आप लोगों को? Excuse me, sir. I have a question. जो मैंने चीजें अभी तक बताई हैं वो क्लियर है? यस सर। यस Yes, सर। sir. अगर आपको आज इतनी समझ आ गई है तो आज आपने अच्छा खासा काम किया है और बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है, एंड इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। Excuse me, sir. यस सना। Sir, I have a question. Sir, how to increase writing speed? Means के मैं लिखती हूँ, बहुत ज्यादा लिखती हूँ, लेकिन फिर भी writing speed मीन उतनी ज्यादा तेज नहीं हो रही। मैं टाइमर भी लगाती हूँ, फिर भी मीन्स के प्रैक्टिस, बस सना, इसका हल प्रैक्टिस है बस। ओके सर। Excuse me, sir. देयर इज नो अदर वे। मशीन तो अब आपकी जगह पे लिख नहीं सकती, लिखना तो आपने खुद ही है। तो प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, इंशाल्लाह योर स्पीड विल गो अप। ओके शाजिया। सर मैक्सिमम कितने हेडिंग्स देनी चाहिए? एक पेज पे जितने आ जाएं बस, ये मैक्सिमम लिमिट है आपकी 20 नंबर के सवाल के लिए, ये मैक्सिमम है। इससे कम हो सकते हैं बट मैक्सिमम 1 पेज। उसके एक पेज की कितनी लाइनें होती हैं? 20 लाइनें, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट यू हैव फॉर अ 20 मार्क्स क्वेश्चन। बट एक पेज थोड़ा सा कम ही होना चाहिए, बिकॉज एक पेज पे मेरा नहीं ख्याल कि इतनी हेडिंग्स आपने हेडिंग उतनी लिखनी है जिन पे आप बाद में पैराग्राफ भी लिख सकें। ये नहीं है कि आप उसमें इतनी हेडिंग दे दें और बाद में आपके पास टाइम तो आपके पास 35 मिनट ही है और आप उन टाइम में आप वो पैराग्राफ ना लिख पाए, तो आपका फायदा क्या होगा? यस सर। ओके रहील। यस रहील। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं तो इंट्रोडक्शन की जगह उसी पेज पे हमने आउटलाइन बनानी है या नेक्स्ट पेज पे? मुझे समझ नहीं आ रही है आपके क्वेश्चन की। सर एक पेज पे हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, तो जब हमने आउटलाइन लिखनी है तो वो नेक्स्ट पेज पे लिखनी है या अगर उस पे थोड़ा वो जगह रह जाती है तो उसी पे हम आउटलाइन लिख लें? जनाब, जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया, आपने इंट्रोडक्शन आपने आउटलाइन बनानी स्टार्ट की, पहली हेडिंग पहली लाइन पे इंट्रोडक्शन, दूसरी लाइन पे दूसरी हेडिंग डेफिनेशन, फिर तीसरी हेडिंग, चौथी, पांचवी, 10वीं, 20वीं, ठीक है। आउटलाइन कंप्लीट। अब आप चले गए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपने पहली हेडिंग उठा के लिखी जो आपने आउटलाइन में लिखी हुई है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपने पूरा इंट्रोडक्शन लिखा, फिर दूसरी हेडिंग जो आपने आउटलाइन में दी थी वहां से उठा के वो लिखें, फिर उस पर पूरा पैराग्राफ, फिर तीसरी हेडिंग लें इंट्रोडक्शन से, अपनी आउटलाइन से, फिर उस पर पैराग्राफ। समझ आइए? अरे क्या इसमें क्वेश्चन लिखना जरूरी होता है या जैसे उसका नंबर देना? नंबर दे दें काफी है। रहील समझ आइए? यस सर। बाकी आप इस तरह कीजिएगा कि एकेडमी को कहिएगा कि वो आपके साथ कोई सैंपल आंसर भी शेयर कर दें, ऐसा आंसर जिसमें ये चीजें मोस्टली चीजें फॉलो की गई हों, ताकि सैंपल के तौर पर, ठीक है। लाइक परफेक्ट तो नहीं होगा कोई भी, लेकिन ऐसा आंसर जिसमें ये मोस्टली चीजें फॉलो की गई हों आपके साथ शेयर हो जाए ताकि आप उसको देख लें। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। बाकी असमत फातिमा। यस असमत। मेरी फर्स्ट क्लास थी, मेरे असाइनमेंट के बारे में स्टार्ट में बोल रहे थे तो थोड़ा बहुत गाइड कर दो सर। मेरी पहली क्लास थी ना तो जी जी पूछें, क्या पूछना चाह रही हैं? नहीं सर, मतलब कि आपने पहले कोई टॉपिक दिया हुआ था जिसपे असाइनमेंट या मतलब एकेडमी के जो है वो आप एकेडमी से रब्ता कर लें, वो आपको बता देंगे कि क्या असाइनमेंट थी, क्या टॉपिक था। आप क्लास की रिकॉर्डिंग भी ले सकती हैं।
असमत, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें असाइनमेंट का भी आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया? ओके ओके जी। बाकी कौन है यहाँ पे? ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जी एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था मार्जिन लाइन के हवाले से कि हम लोग अपने जो पेपर में है वो नीट लुक के लिए मार्जिन लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं ना? थोड़ी सी करें बस, ½ इंच। ओके, थैंक यू सर। अब फ्रीहा आप भी पूछ असाइनमेंट के लें। पर्सनल रिव्यूज देंगे? बिल्कुल, आपको आपकी असाइनमेंट चेक हुई वापस मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी सर। फ्रीहा, यस फ्रीहा। सर मुझे पूछना था क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में। ये कुछ क्वेश्चंस में ये शो किया हुआ है क्रिटिकल एनालाइज करना है और कुछ में नहीं शो किया हुआ, तो जहाँ नहीं शो किया हुआ वहां पर भी हम इसकी हेडिंग देकर इसको एलेबोरेट करेंगे आगे। अगर कर दें तो बेहतर है। ओके सर, प्लीज इसको थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, लाइक इसको किस तरीके से लिखना है क्रिटिकल एनालिसिस। मैंने अभी आपको बताया, मैंने बताया नहीं क्रिटिकल एनालिसिस में आप फॉरेन पॉलिसी का क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करेंगे, कि किन चीजों की इंपॉर्टेंस कम हो गई है, किन की ज्यादा हो रही है, चेंज क्या आई है, फोकस किस पे करना चाहिए, ये एक आपका क्रिटिकल एनालिसिस है। ठीक है सर। और सर आउटलाइन में अगर हम जो हेडिंग्स लिख रहे हैं तो हेडिंग्स में अगर सपोज के 20 और 20 से ज्यादा भी अगर होती है तो हम नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हैं या उसको उसी पेज पे कंप्लीट करना जरूरी? लिख सकते हैं, ये प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन आपसे मैनेज नहीं होगा। अगर आप बहुत ज्यादा हेडिंग दे देते हो तो क्या आप उतने पैराग्राफ लिख सकते हो 35 मिनट्स में? नो सर। तो आपने ये चीज भी माइंड में रखनी है कि मैं मैनेज कितना कर सकता हूँ। टाइम तो आपने देखना है ना कि टाइम तो 35 मिनट्स ही है। ओके जी, ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस इट एंड कीप इन माइंड व्हाट आई हैव लाइक गाइडेड यू अबाउट टुडे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंशाल्लाह आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट। आई होप कि आपको समझ आई है जो आज मैंने आपको बताया है। क्या समझ आई है आप लोगों को? बिल्कुल Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. यस Was it सर समझ useful? आ सर एक क्वेश्चन था सर। Was it useful what we did today? Very fruitful, Sir, it was. Yes, sir. Sir. ओके जी, वेरी गुड। मोहम्मद खान आप भी सवाल पूछ लें। सर वो आपने जो टास्क दिया तो तुमने कर लिया सर, जब चेक करके दोबारा मुझे भेजा है सर, उसमें ये लिखा हुआ कि सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है सर वो मेरा बिल्कुल सर ठीक नहीं है। सर मुझे क्या करना पड़े कि ये सेट हो जाए सर सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए? सर इसके लिए ग्रामर के रूल्स फॉलो करें और प्रैक्टिस करें। जो ग्रामर सही के है सर, रूल्स हैं वो उनको फॉलो करें और ट्रांसलेशन करें, बार बार उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करें। अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन डेली एक पैराग्राफ ट्रांसलेट करें, डेली एक पैराग्राफ ट्रांसलेट करें और एकेडमी से चेक भी आप करवा सकते हैं। ओके सर। सर और सेंटेंस भी मुझसे कनेक्ट नहीं हो रहा था, सेंटेंस किस तरह कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप ट्रांसलेशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस को बार बार अटेम्प्ट करोगे, इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आएगी। और बाकी वोकैबुलरी डेली याद करो जो अकेडमी आपको बताती है और देती भी है। इडियम्स याद करो। ये सारी चीजें जब साथ साथ चलेंगी ना तो फिर इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आएगी, बिकॉज डाटा आपके पास बढ़ता जाएगा, वोकैबुलरी भी नई नई आप सीखोगे, इडियम्स भी आ रहे हैं, ग्रामर की क्लासेस भी आपकी हुए हैं, बाकी ट्रांसलेशन, कॉम्प्रीहेंशन, ये सारा कुछ जब होता है तो फिर ओवरऑल चेंज आ जाती है आपकी राइटिंग में। ठीक हो गया? आमना मकसूद, यस आमना। सर जो आपने कल टास्क दिया था वो आपने कब चेक करना है? वो नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ओके जी, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, टेक केयर, थैंक यू।